हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म वंस अगेन, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेट एंड ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। अभी हम लोग डील कर रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को, एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर चल रहा था, दैट इज आवर मेटल फॉर्मिंग। यानी कि मेटल फॉर्मिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस आपके गेट में, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे थे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड बेसिक थ्योरी के साथ साथ। एंड मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन में आपका लेक्चर नंबर हो जाएगा 33। इट मीन्स इससे पहले आपका 32 लेक्चर आ चुका है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप सभी लेक्चरों को देख सकते हो। और ये कंप्लीट चलाया जाने वाला कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जाने वाला सीरीज है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार की दीजिएगा अपना, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। एंड मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल में सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिएगा। एंड ये आपका 33 हो गया लेक्चर, जैसे मैंने कहा आपको प्रोडक्शन में। एंड मेटल फॉर्मिंग में हो जाएगा आपका 5th लेक्चर। 33 कैसे? बिकॉज इससे पहले हम लोग दो जो है सॉल्यूशन करा दिए चैप्टर का। पहला जो चैप्टर था इंजीनियरिंग मटेरियल था, एंड सेकंड जो चैप्टर था दैट इज योर कास्टिंग। तो कास्टिंग अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी भी मैं साथ साथ में कराते हुए चलता हूँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 का। 21 का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैच दी करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग मेटल वर्किंग प्रोसेस। चलो भाई देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है और वो उसमें कौन कौन सा स्ट्रेस लगता है, टाइप ऑफ या फिर स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शेयर, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि आखिर ये प्रोसेस होता क्या है और इसमें हम लोग करते क्यों हैं और कौन कौन सा स्ट्रेसेस में जनरेट होता है टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ये आपको 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था, 2 नंबर का। सोचिए इतना इजी क्वेश्चन को 2 नंबर पूछा गया था। चलो तो समझते हैं। सबसे पहले बात किया गया ब्लैंकिंग का, देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिगर में आपको सब कुछ समझाऊंगा। देखो ब्लैंकिंग के साथ एक पियर्सिंग भी आता है, दोनों कॉम्बिनेशन में इसलिए लाया हूँ बिकॉज दोनों में जो है हम लोग कट करते हैं मेटल को, पीस को हम लोग यहाँ पे शेयर फोर्स अपनाते हैं। आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा नहीं, आपको ये लगेगा कि सर आप ऐसा लग रहा कि एक मेटल था, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, हॉल कर दिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ हम लोग एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। कंप्रेसिव फोर्स इस तरह का कोई ब्लॉक जो है उसको ऊपर से हम लोग फोर्स अप्लाई किए होंगे, कंप्रेसिव फोर्स से ये जो है कट के बाहर निकल गया होगा। लेकिन एक्चुअल ये वर्क करता है वो इस बेसिस पे वर्क नहीं करता है, ये करता है शेयरिंग ऑपरेशन पे, या फिर ये शेयरिंग जो है फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। उसका आपको क्लियर कट कहाँ से पता चलेगा? इस जो फिगर है सेकंड वाला फिगर, इस फिगर में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आज इस फिगर को आप ध्यान से थोड़ा देखना तो आपको ये पता चलेगा ये आपका ब्लैंकिंग फोर्स यहाँ पे अपनाया जा रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नीचे जो ग्रीन कलर का दिया गया ना, ये ग्रीन कलर का क्या है, ये बेसिकली हम लोग लेते हैं एक डाया की तरह। लेकिन ये हम लोग डाया की तरह लेते हैं और इस डाया जो होता है ये बीच में कटा हुआ रहता है। मतलब समझ लो कि ये डाया जो इस तरह का बीच में कटा हुआ रहता है और इसके ऊपर हम लोग रखते हैं उस मेटल को जिससे हमको कटिंग करना। मतलब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और एक थिकनेस का हम लोग जो है यहाँ पे क्या रख दिए, मेटल रख दिया। और ये मेटल रहेगा, ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये कटिंग मेरा हुआ नहीं रहेगा। और मान लेते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग थिकनेस कर देते हैं, इस तरह करके मेरा मेटल रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर में हम लोग क्या लगते हैं, एक यूज करते हैं पंच का। ऊपर में हम लोग एक पंच यूज करेंगे और इस पंच का यूज करके, इस तरह का पंच यूज करेंगे। ठीक है, और इस पंच का यूज करके क्या करेगा, वो मेरा कट करेगा, वो मेरा क्या करेगा, कट करेगा। और ये वाला पोर्शन जो है ना, इतना मेरा कट करके बाहर निकल जाएगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे एक पंच मशीन लिए हैं, ये मेरा पंच है। नीचे में सीट मेटल लिए हैं जिसको हमको कट करना है, जो व्हाइट कलर से है, और नीचे में ग्रीन जो है वो मेरा डाई है। ठीक है, इसके ऊपर हम रख दिए हैं और जब हम लोग ब्लैंकिंग फोर्स यानी यहाँ पे फोर्स हम लोग अप्लाई किए, नीचे दबाएं तो क्या हुआ, ये कट करके मेरा बाहर निकल गया। यही जो निकला ये मेरा कहलाता है मेरा स्क्रैप। अब देखो यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे है कौन सा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे किया जा रहा है आपका शेयरिंग। क्या अप्लाई हो रहा है, शेयरिंग ऑपरेशन, या फिर बोल सकते हो शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कंप्रेसिव क्यों नहीं, बिकॉज देखो यहाँ पे सीट मेटल और डाया के बीच में यहाँ पे मेरा टच हो रहा है। तो ये टच होके आपको पता है कंप्रेसिव फोर्स क्या आ जाता है, जब हम लोग किसी को पुश करते हैं उसको कंप्रेसिव बोलते हैं, जब उसको हम लोग पुल करते हैं उसको टेंसाइल बोलते हैं। और शेयर क्या हो जाता है, जो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, यानी कि ऊपर नीचे। देखो ये मान लो मूविंग कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ जो जनरेट होता है इसको हम लोग शेयर बोलते हैं। तो शेयर में क्या हो जाता है, जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, उस फ्रिक्शन के साथ साथ मूवमेंट होता है, उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो ध्यान से देखो सीट मेटल डाई के बीच में जब ये मेरा पंच नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ये मेरा क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो दिस इज वाई
जो मेरा ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है इसमें मेरा शेयरिंग फोर्स अप्लाई होता है टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में होता क्या है, एक पीस जो होता है बीइंग पंच आउट बिकम ए वर्क पीस अकॉर्डिंग टू डिजायर नीड, यानी कि इससे मेरा एक वर्क पीस बाहर निकलता है जिसको हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग उसका यूज में लाते हैं। नाउ अब यहाँ पे पियर्सिंग लाने के पीछे रीजन ये था कि दोनों में बस ये डिफरेंस होता है ना कि एक में हम लोग जो बाहर निकलता है वर्कपीस वो मेरा वर्क के काबिल होता है, और दूसरा में क्या हो जाता है, जो मेरा स्कार्प निकलता है ना वो मेरा वर्क के काबिल होता है, यानी कि वर्क के यूज में लाते हैं। कैसे समझिए, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा डिटेल है, इसी से रिलेटेड है। देखो ब्लैंकिंग जस्ट हमने क्या कहा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पीस जो होता है वो पंच आउट होकर मेरा बाहर निकलता है। जैसे देखो ये मेरा पंच आउट होकर बाहर निकल गया। अब जो पंच आउट होकर बाहर निकल गया इसके बाद जो ये मेरा बचा ना, ये जो खाली खाली मेरा बचा, इसी को हम लोग कहीं पे यूज करेंगे। हो सकता है इसके अंदर में हम नट डाल दिए या बॉल्ट डाल के इसको हम लोग कर दिए सेट, या फिर ये वाशर जिस तरह का काम करते हैं दो मेटल के बीच में वो काम मेरा कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पियर्सिंग में बात करेंगे तो पियर्सिंग में मेरा वर्कपीस कौन सा हो जाएगा, ये जो बाहर निकला ना ये मेरा वर्कपीस हो जाएगा। और इसमें जो मेरा ये बाहर निकला, ये दोनों में समझ आ रहा है ना मैं क्या बाहर निकलने का बात करूँ। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ देखो वर्कपीस का बात किया गया, दोनों में यही बात किया गया ना। देखो ये वर्कपीस है तो देखो दोनों में वर्कपीस क्या है, ब्लैंकिंग के केस में जो सर्कुलर है ना यही मेरा वर्कपीस कहलाएगा। जो मेरा सर्कुल निकला ना इस तरह कट के, मान लो इस तरह कट करके कुछ इस तरह निकला होगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस इज योर वर्क पीस, ये मेरा वर्क पीस है। कौन सा, ये जो कट करके निकला। लेकिन पियर्सिंग में जो मेरा ये वाला जो पीस निकला ना, ये नहीं बाहर होकर जो मेरा वर्क पीस चल गया वो बेकार हो गया। ये वाला जो मेरा निकला तीन तरह का इस तरह मान लो कोई निकला, ये मेरा कोई काम का नहीं, ये हम फेंक दिए, ठीक है, वो मेरा स्कार्फ हो गया, बेकार हो गया। ये जो मेरा निकला ना ये मेरा वर्क पीस कहलाएगा। लेकिन इस केस में मेरा जो ये पार्ट निकला यानी कि इस तरह करके जो मेरा कटिंग पे निकलेगा ये हम आउट करके हटा देंगे। इसमें तो समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। पियर्सिंग में जो पंच आउट होकर बाहर निकलता था वो मेरा यूजलेस हो जाता है, जो मेरा बचा हुआ सेक्शन रहता है वो यूज में आता है। और मेरा ब्लैंकिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जो पंच आउट होकर बाहर निकलता ना वही मेरा अकॉर्डिंग टू यूज में लाते हैं जहाँ डिजायर नीड होता है। तो ये होता है ब्लैंकिंग और पियर्सिंग। तो क्या समझे हम लोग सर, तो ये समझे कि मेरा ब्लैंकिंग रहे या पियर्सिंग रहे दोनों में हम लोग का कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ जो फोर्स अप्लाई है दैट इज योर शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग, या फिर आप इसको इसीलिए शेयरिंग फोर्स के चलते इसको शेयरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इज अ यानी ब्लैंकिंग इज, चलिए मैं पूरा लिखा देता हूँ, 1 मिनट इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं लिखा देता हूँ कि ब्लैंकिंग इज अ शेयरिंग ऑपरेशन, ठीक है। इससे आप लोग को याद भी रह जाएगा, एक बार मैं लिखाऊंगा तो। और इसमें करते क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो पीस होता है, जब पीस होता है वो बीइंग आउट होता है, बीइंग पंच आउट, पंच करके हम लोग आउट निकालते हैं पंच के थ्रू, क्योंकि पंच का यूज करते हैं इसलिए पंच आउट कहा गया है। पंच आउट विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग फोर्स, पंच आउट। और यही क्या हो जाता है, जो पंच आउट जो मेरा बाहर निकल जाता है ना वो बिकम वर्क पीस, वही मेरा वर्क पीस बन जाता है, वर्क पीस बन जाता है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर नीड, अकॉर्डिंग टू डिजायर या फिर डिजायरेबल नीड। समझ आए कि नहीं। बस दो ही चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ मेरा शेयरिंग फोर्स अप्लाई होता है, दूसरा चीज़ मेरा जो आउट निकलता है, पंच आउट होकर बाहर निकलता है वही मेरा वर्क पीस बन जाता है। दैट्स इट, खत्म। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे ब्लैंकिंग। क्या समझें, ब्लैंकिंग मेरा शेयर लगा तो 1 का 3 डायरेक्ट आप लगा सकते हो, 1 का 3 यानी कि P का 3, तो P का 3 आपको मिलेगा B में और P का 3 मिलेगा आपको D में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेच फॉर्मिंग, नाम से पता चला है स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करने के लिए कब होता है स्ट्रेच, दोनों का जब हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तब मेरा स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हो स्ट्रेच करते हैं और बेंड करते हैं एक्सिलेटेड मटेरियल को। अब देखते हैं इसको, हम जब तक फिगर नहीं समझाएंगे आप लोग फील नहीं कर पाओगे। देखो ये हम लोग स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच देखो ये मेरा मटेरियल रखा हुआ रहता है, यहाँ दोनों जगह क्या कहते हैं कैरेज हम लोग पुट कर देते हैं। वेट के चलते क्या हो जाता है, इन दोनों नीचे गिरने लगता है और हम लोग इसको सपोर्ट करने के लिए बीच में डाया डाल देते हैं, ठीक है, जो एक तरह से रैम के थ्रू हम लोग प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। ये नीचे से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पे वेट के चलते दोनों तरफ मेरा क्या हो गया, मुड़ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेसिकली क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स मेरा दोनों तरफ से अप्लाई हो रहा है। और ये कौन सा केस है, ये मेरा स्ट्रेच फॉर्मिंग। तो इन स्ट्रेच फॉर्मिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता आप लोग के लिए कि इन स्ट्रेच फॉर्मिंग, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रेच फॉर्मिंग हम लोग क्या करते हैं, तो आपको क्या बोलना है, सिंपल सा आपको ये बोलना है कि इन स्ट्रेच फॉर्मिंग जो हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं विच इज टेंसाइल। कैसा फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग,
टेंसाइल फोर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। और इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या, तो आप बोल सकते हो कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच एंड बेंड करते हैं अ मटेरियल, एक मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, या फिर लिख देते हैं बेंड अ सिलेक्टेड मटेरियल, सिलेक्टेड मटेरियल ओवर अ मशीन फॉर्म में करते हैं। कॉल्ड उसको, और जो यूज करते हैं उसको हम लोग लेते हैं कॉल्ड डाई, जिसको डाया कहा जाता है, कॉल्ड अ डाया, ठीक है, टू फॉर्म अ पार्ट विथ सेवरल, और इससे ज़्यादा भी हम लोग डाया का यूज़ कर सकते हैं। तो समझ आया। इसमें भी क्या ध्यान रखना, बस दो ही चीज़ ध्यान रखना है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें हम लोग बेंड करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डाया का यूज़ करके, बस दैट्स इट, हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आ जाता मेरा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में क्या लगा मेरा, टेंसाइल फोर्स लगा, तो इसका हो गया आपका 1 नंबर, तो Q का 1 ये चल गया B नंबर, तो B तो कट ही गया, मतलब बचा क्या, क्योंकि देखो P का 3 था, तो P का 3 मेरा पहला वाला में P का 2 है, ये तो होता नहीं, P का 5 है, ये भी होता नहीं, सी बचा था मेरा B और D, तो यहाँ में मेरा D करेक्ट हो गया। मैं हमेशा कहा हूँ कि अगर आप पहला दो जानते हो ना, ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं कॉइनिंग का, आपको बता कॉइनिंग नाम से बता कॉइन निकालने के लिए, तो कॉइन हम लोग करते क्या, कॉइन सिंपल सा लेते हैं, हम लोग पंच आउट के द्वारा यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, और कंप्रेशन करके इसके बीच में आप देखते हो ना, कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है, वहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ रहता है इस तरह का करके, यहाँ कुछ मेरा यहाँ से छपा हुआ भी रहता है, कुछ प्रिंट जैसा भी कुछ रहता है, कंप्रेसिव फोर्स से करते हैं। देख लो, जैसे मैं आपको फिगर दिखाई दूंगा, ये होता है कॉइनिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखो, ये मेरा वर्कपीस है, यहाँ पे है वर्कपीस रखा गया है, और यहाँ पे हम लोग डाया के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये मेरा डाया है, डाया के थ्रू यहाँ पे वर्कपीस में क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर, देखो यहाँ पे इस तरह जिगजैग आ गया ना। बेसिकली जिगजैग करने का मतलब ये है कि ये जो होता है कुछ यहाँ पे छप जाता है, मान लो मेरा कुछ कॉइन मिला, वहाँ पे कुछ छपने का जो है ना डिजाइन वगैरह बन जाता है ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो लगाया जा रहा है मेरा कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पे 2-3 चीज मैं फिर से यहाँ पे लिखा देता हूँ, जो आप लोग के अभी इसी क्वेश्चन को लगा ही देगा, आगे भी काम आएगा। कि सबसे पहले कौन सा अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, तो कंप्रेसिव, तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये टाइप ऑफ मेरा फोर्जिंग ऑपरेशन ही है, ठीक है। ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ डाई का यूज करते हैं, इसलिए डाई फोर्जिंग भी इसको कहा जाता है, डाई फोर्जिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या जानना, हम लोग प्रेस करते हैं, अप्लाइड करते हैं सरफेस में, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लोज टॉलरेंस विथ स्मूथ पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई इसमें हम लोग प्रेशर अप्लाइड करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाइड, कहाँ पे, सरफेस में। क्यों भाई, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लोज टॉलरेंस विथ, या फिर विथ में लिख देता हूं, ठीक है, विथ स्मूथ पार्ट। काफी अच्छा मुझे स्मूथ पार्ट इससे मिलता है ना, टॉलरेंस के साथ, अच्छा टॉलरेंस के साथ, एंड इसमें मेरा कंप्रेसिव फोर्स लगता है। यही इस क्वेश्चन में तो यही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और बता दिया। चलो तो अब देखते हैं कॉइनिंग के ऊपर चलते हैं। कॉइनिंग में हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आर का 2 दिया ही गया है। बात करते हैं डीप ड्राइंग, आपको पता है डीप ड्राइंग में हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट टेंसाइल के साथ साथ हम लोग कंप्रेसिव फोर्स भी इसमें अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ड्राइंग का नहीं बात करा है, ड्राइंग के केस में आप टेंसाइल डायरेक्ट मार सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ डीप ड्राइंग यहाँ पे हम लोग टेंसाइल के साथ कंप्रेसिव भी लगाते हैं। कैसे, चलो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो डीप ड्राइंग यहाँ पे बताया गया, क्या किया गया है यहाँ पे जो है, आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा ब्लैक के चलते। ये आपका पंच है, और यहाँ पे जो है ये आपका फोर्स है, ये क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों से तो ये आपका डाया है, ये आपका क्या डाया है, ये भी आपका डाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ तो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में, तो ठीक है, कंप्रेसिव तो हो गया। अब ये जो आप दिख रहा है ना, यहाँ जो सीट तरह का है, ये जो आपका रेड कलर से मैंने कर दिया, ये मेरा क्या वर्कपीस है, यही मेरा वर्कपीस है। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे फोर्स मेरा सट गया, और पंच देखो, पंच मेरा यहाँ पहले था, अब ये मेरा नीचे आ गया, नीचे पंच मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक सेकंड व्हाइट में ले लेता हूँ, पंच मेरा अब अंदर घुस गया, पंच मेरा यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। जैसे ये और नीचे आ गया ना, अब देखो नीचे वर्कपीस मेरा और नीचे चल गया, पहले कैसा था, एकदम बीच में था, यहाँ पे था वर्कपीस, कहाँ से था, एकदम टॉप में था, इन डाया के टॉप में था, लेकिन अब देखो डाया यहाँ था, यहाँ मेरा वर्कपीस था, मुड़ के मेरा ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अब इस वर्कपीस को, चूंकि यहाँ पे दोनों मेरा फोर्स जो लग रहा था, ये फोर्स के चलते
यहाँ फोर्स यहाँ पे इसको पकड़े हुए, इधर से फोर्स पकड़े हुए, इधर से फोर्स पकड़े हुए है। तो यहाँ पहले जो लगा था कंप्रेसिव लगा था दोनों, लेकिन अब जो यहाँ पे लग रहा है ना ये वाला फोर्स, ये मेरा टेंसाइल भी लग रहा है कि टेंसाइल नेचर ये पकड़ा हुआ है, तो इन दोनों को यहाँ पकड़ा हुआ तो टेंसाइल नेचर है। तो यहाँ पे टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों इसमें लगाया जाता है। समझ रहा है कि नहीं? तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा हम लोग यूज किए, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बॉस, कंप्रेसिव बोथ, दोनों यहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, नाम क्यों पड़ा डीप ड्राइंग? डीप ड्राइंग इसलिए नाम पड़ता है ना बिकॉज इसका जो पार्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो डेप्थ रहता है ना वो मेरा एक्सीड कर जाता है इसके डाया से, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं। क्यों नेम क्यों पड़ा? वाई द नेम इज डीप ड्राइंग? बिकॉज जो डेप्थ होता है ये इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ ड्रॉ पार्ट, या फिर डेप्थ ऑफ ड्रॉ डायरेक्ट में कर देते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन, डेप्थ ऑफ ड्रॉ इज ग्रेटर देन एक्सीड दी इट्स डाया। क्या है सर इसका मतलब समझा दीजिए। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जो डेप्थ हम लोग के, डेप्थ कितना की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये मेरा डेप्थ है इसका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग बात करेंगे, ये डेप्थ की है। ये जो डेप्थ होता है ना इसके डाया से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके डाया से ज़्यादा, जो वर्कपीस रहता है उसके डाया से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीप ड्रॉइंग, ठीक है, काफ़ी डेप्थ रहता है। समझ आया कि नहीं? और एक तरह से मेरा सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है इन विच अ सीट मेटल ब्लैंक इज रेडियली ड्रॉ इनटू द फॉर्मिंग डाया बाय न्यूमेरिकल एक्शन ऑफ पंच। गॉट इन माय पॉइंट? ओके, सो मूव टू द क्वेश्चन। यहाँ पे डीप ड्रॉइंग का क्या होगा करेक्ट आंसर, टेंशन एंड कंप्रेशन। तो एस का 4, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है न्यूमेरिकल। चलिए इसको देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। ये भी आपका 2 नंबर पूछा गया क्वेश्चन था, 2007 का क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन ये बोला था, फोर्स रिक्वायरमेंट इन अ ब्लैंकिंग ऑपरेशन। एक ब्लैंकिंग ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें जो फोर्स रिक्वायरमेंट है ऑफ लो कार्बन सीट इज 5 किलो न्यूटन। अच्छा, आगे बोला गया है द थिकनेस ऑफ द सीट इज टी, उसका जो थिकनेस है 2 दिया गया है, डायमीटर दिया गया है ऑफ द ब्लैंकिंग पार्ट इज डी, ठीक है। द सेम वर्क मटेरियल इफ द डायमीटर ऑफ द ब्लैंकिंग पार्ट इज इंक्रीज बाय, अगर सेम मटेरियल में अगर हम लोग डायमीटर को बढ़ा के 1.5D कर देंगे और थिकनेस को घटा के हम लोग 0.4T कर देंगे तो न्यू जो ब्लैंकिंग फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा। पहले मेरा 5 था, अब कितना होगा, पहले मेरा T था और D था, T था मेरा थिकनेस, D था मेरा डाया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग देखो पहले मेरा कितना था, पहले 5 था और मेरा थिकनेस T था, डाया D था। अब हम लोग बोल रहा कि क्या होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा जो मेरा 5 था, अब क्या होगा अगर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, थिकनेस को बढ़ा दे रहे हैं, फिर थिकनेस को घटा दिए, घटा के हम लोग कर दिए 0.T कर दिए थिकनेस को, 0.T कर दिए थिकनेस, और डायमीटर को हम लोग बढ़ा दिए कितना तक, 1.5 तक, 1.5 तक अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ हम लोग कर देंगे कितना 1.5 अगर हम लोग डी कर देंगे, तब बताइए कि मेरा कितना निकलेगा फोर्स। ये जो फोर्स है वो मेरा कितना चाहिए, फोर्स इक्वल टू यार्ड क्या होगा बस। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला क्या गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, शेयर मान लेते हैं कि टाउ जो है बी शेयर स्ट्रेस है, ये मेरे क्या है शेयर जो है वो स्ट्रेस है। अच्छा, अब हम लोग ब्लैंकिंग फोर्स का अगर बात करेंगे, ये तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, यही यूज करना पड़ेगा कोई सी में फॉर्मूला, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ब्लैंकिंग फोर्स यानी एफ बी फॉर ब्लैंकिंग, एफ फॉर फोर्स, यानी एफ बी इज इक्वल टू आता टाउ, टाउ हो जाता है मेरा शेयर फोर्स, इनटू आ जाता है उसका कितना डायमीटर और कितना उसका थिकनेस है। समझ आया कि नहीं? ओके, देखो ये आता कैसे ना, फोर्स जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी मेरा शेयर स्ट्रेस लगता है और डायमीटर का थिकनेस का, जब मेरा यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटता है तब जो है ये मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है एक आपका कांस्टेंट। ये एक सेकंड, ये जो है ना आपका स्ट्रेस भी नहीं आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डायमीटर थिकनेस के, किसका, जो आपका ब्लैंकिंग फोर्स होता है वो मेरा डायमीटर थिकनेस का रहता है, प्रोपोर्शनल हटता तब मेरा यहाँ पे एक स्ट्रेस जुड़ जाता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ जो है जानने वाला चीज़ है, अभी इससे मतलब नहीं है, बस ये जान लीजिए कि जो ब्लैंकिंग फोर्स होता है वो हो जाता है आपका स्ट्रेस, ये आपका क्या है शेयर स्ट्रेस है, ये आपका डाया है, ये आपका थिकनेस है, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे, तो इस तरीका से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 2 बार किया जा रहा है ना, एक बार आपका 5 था, डी था, टी था, सेकंड टाइम इसका 1.5D और 0.4T और आपका फोर्स पूछा गया है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं अगर पहला बार कितना चेंज हुआ, यानी कि फोर्स, अगर ब्लैंकिंग फोर्स हम लोग सेकंड का देखेंगे, सेकंड का किसके कंपेयर करेंगे, फर्स्ट के साथ, तो हम लोग देखेंगे पहले मेरा कितना था, पहले मेरा था D और T था, बाद में कितना हो गया 1.5D हो गया,
और 0.4t हो गया। दोनों तरफ मेरा यहाँ पे स्ट्रेस भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस सेम है तो दोनों कट जाएगा मेरा सॉरी, तो दोनों मेरे यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ 1.5d इंटू 0.4t आ जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। नाउ मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, आप लोगों को पता, पिछला क्लास में भी था, तो इसलिए मैं क्लास फिर भी मैं ले रहा हूँ आप लोग के लिए। बट बुरा ये लगता है कि आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर वगैरह नहीं करते हो, जबकि हम लोग का तबीयत खराब रहने के बावजूद भी आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं कि नहीं, लड़का को जो है कंटिन्यूस सभी वीडियो मिलना चाहिए और जल्दी जल्दी, ताकि बच्चा रिवीजन भी कर पाए। चलिए, तो यहाँ हम लोग ब्लैंकिंग फोर्स को 2 है तो दोनों रेशियो में ले लिए, चेक करने के लिए कितना आपका क्या हुआ, कितना मेरा फोर्स लग रहा है। तो बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा 1.5 इंटू 0.4 को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 कर रहे हैं इंटू 0.4 कर रहे हैं, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100, 4 से कट करेंगे तो 25 से कट हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 3 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग 5 5 जा 25, यानी कि 3/5 मेरा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा मेरा 3/5, और यहाँ पे d से t कटा, dt कटा, दोनों तो दोनों में कट जाएगा, ओनली मेरा 3/5 बचेगा, तो इज इक्वल टू मेरा 0.6 आ जाएगा, ठीक है, 0.6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, FB2 इज इक्वल टू कितना निकला, 0.6 मेरा निकल गया। समझ आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे 0.6 डायरेक्ट नहीं मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा सर ये कहाँ से आ जाएगा, FB का वैल्यू कहाँ से आया। देखो यहाँ पे FB का वैल्यू आपका 5 न्यूटन दिया गया है, FB यानी कि फोर्स, जो ब्लैंकिंग फोर्स है, देखो बताया गया था ना कि फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्लैंकिंग ऑपरेशन लो कार्बन स्टील इज 5 किलो न्यूटन। तो FB1 पहले मेरा इतना निकल रहा था, सेकंड वाला FB2 जो है वही आपको फाइंड करना था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग चलो मैं लिख देता हूँ, FB2 डिवाइड बाई FB1 इज इक्वल टू निकला 0.6, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे FB2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू FB1, तो इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5 कर देना, तो यहाँ से जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ये यहाँ से मिल जाएगा 3, ठीक है, 3, क्योंकि 0 से हटाएंगे नीचे आएगा, 5 2 जा जाएगा, 2 3 जाएगा, तो 3 किलो न्यूटन मेरा निकलेगा क्या, FB2। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि अगर हम लोग जो आपका ब्लैंकिंग पार्ट का जो डायमीटर है उसको हम लोग 1.5 से बढ़ा देते हैं और थिकनेस जो है वो 0.4 से घटा देते हैं, तो जो मुझे फोर्स लगेगा वो मेरा 3 किलो न्यूटन लगेगा, यानी कि मेरा कम फोर्स लगेगा। पहले देखो ज़्यादा फोर्स लग रहा था, अब मेरा कम लग रहा है, राइट। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाए मेरा A नंबर 22 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, इन ए सिंगल पास ऑफ रोलिंग ऑपरेशन 20 mm थिक प्लेट विथ प्लेट विड्थ इज 100 mm इज रिड्यूस बाय 18, मतलब 20 से 20 थिक पहले था प्लेट का, अब उसको हम लोग 18 हटा रहे। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे थिक लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया था 20 दिया गया था, हम लोग रोलर का यूज़ कर रहे हैं, रोलर का यूज़ करके यहाँ पे घट के कितना हो जा रहा है मेरा 18 mm का हो जा रहा है, पहले मेरा 20 mm का था, ठीक है ना। तो बोल रहा कि रोलर जो रेडियस दिया गया था वो मेरा 250 mm का दिया गया, यानी कि ये जो रोलर है इसका रेडियस कितना है 250 mm का है रेडियस, ठीक है, और रेडियस इक्वल टू है मेरा इतना आगे। द स्पीड इसका दिया गया है, ये कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है मेरा रोलर, उसका स्पीड दिया गया 10 RPM, 10 RPM दिया गया है। द एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ द प्लेट मटेरियल इज इतना, यानी कि फ्लो स्ट्रेस कितना है मेरा, ये दिया गया आपको 300 मेगापास्कल। तो ये बोला गया है द पावर रिक्वायर्ड फॉर दी रोलिंग ऑपरेशन इन किलोवाट इज क्लोजेस्ट टू मतलब यहाँ पे बोला कि पावर कितना लगेगा उस रोलिंग ऑपरेशन को करने के लिए। यहाँ पे आपको सब चीज़ दिया गया, थिकनेस कितना घट रहा है, कितना रेडियस था मेरा रोल का, कितना स्पीड से घूम रहा है, कितना स्ट्रेस लग रहा है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज में बोलते हैं, थोड़ा सा ये आपका लेंदी नहीं है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया था। यहाँ पे दिया गया आपको इनिशियल थिकनेस और फाइनल थिकनेस दिया गया, ठीक है। इसके अलावा मेरा विड्थ दिया गया था, कितना विड्थ दिया गया आपको 100, ओके, विड्थ भी इसको दिया गया, थिकनेस, अच्छा इसमें जो है थिकनेस भी आपको दिया गया, जो थिकनेस है ना ये भी आपको दिया गया था, और इसके अलावा आपको दिया गया था क्या, स्पीड दिया गया है 10 का, एंड आपको स्ट्रेस दिया गया था 300, स्ट्रेस कितना दिया गया था 300। तो चलिए सभी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला हम लोग थिकनेस मान लेते हैं, जो तो कितना दिया गया था 20 mm का, एंड H2 कितना दिया गया, सेकंड जो है घट के मेरा 18 mm का हो गया था। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 सेकंड, और क्या दिया गया था, यहाँ पे आपको दिया गया था रेडियस दिया गया 250, तो हम लोग यहाँ पे रेडियस लिख लेंगे, 1 सेकंड, रेडियस दिया गया आपको 250 mm का रेडियस दिया गया है। इसके अलावा आपको विड्थ दिया गया था कितना 100 mm का, ठीक है, और स्पीड कितना दिया गया आपको 10 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट।
एंड इसके अलावा आपको जो स्ट्रेस दिया गया था ना वो भी आपको 300 दिया गया था मेगा पास्कल में, ठीक है। ये आपका एवरेज जो है फ्लो स्ट्रेस है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस है, और ये आपका थिकनेस है, और ये आपका स्पीड है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करने की ओर। ये तो सभी का सभी मेरा क्या था, गिवन था। इससे हमको पता चल जाएगा क्या बनाना है। सबसे पहले हम लोग लोड फाइंड करेंगे। लोड इक्वल टू हम लोग जो भी स्ट्रेस रहेगा इनटू जो भी प्रोजेक्टाइल उसका लेंथ रहेगा वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, और विड्थ फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो प्रोजेक्टाइल लेंथ है वो हम लोग निकाल लेते हैं, एल इक्वल टू रूट अंडर पूछ सकते हैं आर इंटू जो भी मेरा थिकनेस के बीच के डिफरेंस है। आर मेरा कितना दिया गया था यहाँ से, तो प्रोजेक्टाइल लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लोड भी निकाल सकते हैं, बट चलो यहीं से मैं कर देता हूँ, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यहीं से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे 300 इंटू, चूँकि ये मेरा मेगा पास्कल में था, कन्वर्ट करेंगे यानी 10⁻⁶ कर देंगे, इंटू हम लोग कर लेंगे किसके पे, प्रोजेक्टाइल लेंथ एल इक्वल टू ये वाला चीज़ रूट अंडर आर इंटू डेल। तो आर रूट अंडर यहाँ लिख देंगे, आर के जगह में कितना था 250 mm, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो मेरा आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग 0.25 करेंगे, ठीक है, इंटू हम लोग लेना डेल एच, डेल एच मीन्स थिकनेस के बीच का डिफरेंस। तो दोनों को mm में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे 0.02 आएगा, और इसको हो जाएगा मेरा 0.018, इसके बीच का डिफरेंस। ज़्यादा कौन है मेरे 0.02, तो 0.02 माइनस कर देंगे हम लोग 0.018 को, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू जहाँ पे विड्थ दिया गया कितना था 100 था, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.1 आ जाएगा, तो इंटू करेंगे 0.1। समझ आया कि नहीं, ये जो है आपका विड्थ दिया गया था, और ये आपका जो है ये आपका रूट अंडर था आर डेल एच। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे किए, इसको हम लोग करेंगे तो 670 आपको मिलेगा, ये आप कर लीजिएगा। ये आपको लोड मिल गया, एल यहाँ पे मिल गया, ठीक है, टोटल लोड आपको यहाँ पे मिल गया, राइट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, एक होता है आपका आर्म लेंथ, इसके लिए मुझे चाहिए आर्म लेंथ। तो आर्म लेंथ अगर बात करेंगे तो आर्म लेंथ जो होता है, एक सेकंड, आर्म लेंथ जो निकलेगा वो मेरा 0.5 इंटू एल होगा, ठीक है। इसको मैं अगर एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यू विल गेट 11.18 mm, 11.18 mm ये मुझे निकल जाएगा। ये एल का वैल्यू यहाँ से आप ला के यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। चलो अब इसके बाद मेरा टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए मुझे, टॉर्क पर रोलर, ये चीज़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा लोड, जो भी मेरा लोड निकला इंटू आर्म का जो लेंथ है उससे मेरा पता चल जाएगा आर्म लेंथ यानी ए। तो यहाँ हम लोग लोड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा द पावर। अब देखो ये तो मेरा जो टॉर्क का निकला, रोलर का निकला, एक का निकाल रहे हैं, मुझे चाहिए 2 का। तो 2 का अगर मुझे निकालना तो यहाँ हो जाएगा कि एक सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे P इक्वल टू, यानी कि बोल सकते हैं कि भाई टोटल पावर फॉर 2 रोलर, तो हो जाएगा यहाँ पे 2T ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा आपको पता है क्या हो जाएगा 2πn/60। तो पुट करते हैं 2 इंटू टी के जगह में पुट करेंगे तो कितना ने मेरा निकला था 670.82 इंटू हो जाएगा मेरा 11.18 आर्म लेंथ, ठीक है। टॉर्क के जगह में ये वाला चीज़ पूरा पुट कर दिए, ठीक है। लोड यहाँ पे जो आया था, देखो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे जो टॉर्क आया ये आपका लोड है। देखो पहले देखो हम लोग को निकालना था प्रेशर निकालना था, सॉरी पावर निकालना था, और पावर का फॉर्मूला क्या था P इक्वल टू 2 इंटू जो भी टॉर्क है और आपका ओमेगा यानी 2, ये जो निकला इसका आपका हो जाएगा 2πn/60। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना। ओमेगा वैल्यू है तो 2πn/60 जो हम लोग पुट करेंगे, और टी टॉर्क चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था लोड इंटू आर्म लेंथ। अब लोड हम लोग कितना निकालें, ये निकालें आपका 670 और आर्म लेंथ कितना निकाले 11.18, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखो ये जो बेसिकली पुट किए, ये मेरा क्या है, ये मेरा टॉर्क है, और ये मेरा 2 था, 2 का 2 पुट किए, टॉर्क का टॉर्क पुट किया। अब मुझे ओमेगा चाहिए, ओमेगा इंटू यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा, एक सेकंड, इंटू यहाँ पे इंटू करेंगे किसका 2πn/60, मतलब 2 इंटू पाई के जगह में क्या ले सकते 3.14, एन कितना दिया गया, रेवोल्यूशन पर मिनट आपका 10 दिया गया था, तो 10 और बाई 60, बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपका आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 15.7 किलोवाट। तो ये मेरा टोटल पावर निकल गया। देखो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखो इस लोड को आप कैलकुलेट कीजिएगा, मे भी शायद ये जो होता है मैं 670 लेके चला, लेकिन एग्जैक्ट जो निकलेगा वो हो सकता है आपको 670.82 भी निकल सकता है। तो आप देख लेना जो भी निकलेगा, मैं अप्रोक्स बता दिया। क्या करना है चलो मैं आपको वन से फिर से बताता हूँ। यहाँ हम लोग को ये करना था ना कि मुझे निकालना था पावर। क्वेश्चन यहाँ पे देखो,
क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाला था मुझे पावर रिक्वायर्ड टू रोलिंग करने के लिए पावर क्या चाहिए, तो पावर के का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है मेरा 2 इंटू टॉर्क इंटू जो भी उसका एंगुलर वेलोसिटी है। अब टॉर्क मुझे चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लोड इंटू आर्म लेंथ। तो लोड हम लोग पहले यहाँ से निकाल लिए थे, ये मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है। लोड जो होता है वो आपका जो भी उसका स्ट्रेस दिया गया था इंटू जो उसका लेंथ है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल लेंथ है इंटू जो विड्थ है, उससे हम लोग निकाले लोड को, और लोड से निकाले हम लोग आर्म से इंटू करके टॉर्क, और टॉर्क में इंटू किए ओमेगा, यहाँ से मुझे निकल गया पावर। तो ये मेरा है। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला कहाँ से, ये चीज़ कहाँ से, ये चीज़ कहाँ से, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जब तक नहीं डेरिवेशन समझ नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं 24 में क्या बोला रखा है। तो ये पूछा गया था 2011 में, क्वेश्चन था 1 मार्क का आया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ सीट इंक्रीजेज विथ, यानी कि आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट जो है वो इंक्रीज किसके साथ होगा, क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाने के साथ बढ़ता है, या फिर कोफिशिएंट को घटाने के साथ बढ़ता है, या फिर रोल रेडियस को घटाने के साथ बढ़ता है, या फिर रोल वेलोसिटी को बढ़ाने के साथ घटता है। तो पहले देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट होता क्या है। अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट का, जिसको हम लोग दिखाते हैं डेल एच मैक्स से, तो ये हो जाता है क्या मेरा, डेल एच मैक्स इज इक्वल टू हो जाता है मेरा फ्रिक्शन का होल स्क्वायर इंटू रोल रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू स्क्वायर इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रोलर, ये मेरा रोलर का रेडियस होता है, एंड म्यू जो होता है ये मेरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ना आप खुद ही देख रहे हो कि डेल एच जो मैक्स है ना, ये मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू स्क्वायर एन आर का, या फिर बोल सकते हो नॉर्मली आप म्यू एन आर का, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एंड रेडियस जो होता उन दोनों का ये क्या हो जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर म्यू का वैल्यू बढ़ा तो डेल एच मैक्स का भी वैल्यू बढ़ेगा, यानी पॉसिबल ड्राफ्ट का भी वैल्यू बढ़ेगा। और अगर मेरा आर यानी कि रेडियस ऑफ द रोलर उसका भी वैल्यू बढ़ेगा, तब मेरा डेल एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट का वैल्यू बढ़ेगा। तो दो कोई भी चीज़, या चाहे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहे या रेडियस रहे, अगर इन दोनों का वैल्यू बढ़ता है तब जाके मेरा मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट ऑफ इन कोल्ड रोलिंग ऑफ सीट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बिल्कुल सही, ये तो मेरा पहला वाला ही सही लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहीं अभी देखे ना कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज योर म्यू, तो म्यू का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट यानी कि डेल एच मैक्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही, पहला सही है। यहाँ पर डिक्रीज इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज तो नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीज इन रोल रेडियस, देखो रोल रेडियस भी इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रेडियस भी बढ़ेगा मेरा तब जाकर मेरा डेल एच मैक्स बढ़ेगा, तो बोला डिक्रीज, घटेगा तो नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और रोल वेलोसिटी इसका तो बात ही नहीं किया गया, तो ये भी नहीं, यानी कि ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपको मैकेनिकल में पूछा गया था, 2011 का क्वेश्चन है, गेट का 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रहा है इन ऑपरेशन इन विच ऑयल इज परमिटेड इनटू द पोर्स ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट इज नोन एज। देखो क्या होता है ना कि हम लोग पाउडर मेटलर्जी क्या होता है, एक आर्ट, एक साइंस होता है जिसमें हम लोग मेटल के पाउडर बनाते हैं। इसमें हम लोग जो है सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश ऑब्जेक्ट भी बनाया जाता है, जिसमें हम लोग मिक्स करते हैं एलॉय पाउडर को, एलॉय एलिमेंट को मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ नॉन मेटल और मे विदाउट नॉन मेटल, मतलब हम लोग नॉन मेटालिक कंपोनेंट को, मटेरियल को मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे चीज़ को हम लोग मिलाते हैं, एलॉय एलिमेंट को मिला के हम लोग पाउडर बनाते हैं। अब ये जो आपका पाउडर होता है इसमें हम लोग ऑयल ही नहीं, ऑयल के साथ साथ हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐड ऑयल एंड ग्रीस को भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड ऑयल या ग्रीस किया जाता है, बिकॉज जो लुब्रिकेंट है उसको बढ़ाने के लिए। और कैसे लुब्रिकेंट को, सेल्फ लुब्रिकेंट, ठीक है। तो सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए ये किया जाता है ताकि कंटिन्यूसली मेरा सप्लाई होते रहे वर्क विथ अच्छा लुब्रिकेशन के साथ। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा पाउडर होता है, मेटलर्जी पाउडर होता है, उसके पोर्स में हम लोग ऑयल को और ग्रीस को डाला जाता है। अब इस चीज़ को बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रीगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, अब सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्रीगनेशन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इम्प्रीगनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा इम्प्रेग्नेशन विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं, बस ये सिंपल सा लॉजिक था कि क्या करते हैं भाई, उसके सेल्फ लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग जो पाउडर मेटलर्जी से मेरा जो पाउडर निकलता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं,
ऑयल और ग्रीस को ऐड किया जाता है। और पाउडर मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह से एक साइंस होता है, आर्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग मेटल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट तरह का प्रोसेस के लिए, जिसमें हम लोग सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं इंडिविजुअली मिक्स करके एलॉय पाउडर को। इसके अलावा विद एंड विदाउट एडिशन ऑफ नॉन मेटल को मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। तो डिपेंड अपन कि मुझे कैसा डिजायर चाहिए ऑब्जेक्ट और कहाँ की किस चीज़ के लिए मुझे बना रहे पाउडर मेटेरियल जैसे पाउडर है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, इम्प्रेगनेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे हम लोग एंड रखते हैं, खत्म रखते हैं। आज का सेशन हम लोग कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आएगा तो प्लीज़ आपको शेयर भी करना और कमेंट करके मोटिवेट करना सभी हमारे टीचर्स को, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है मोटिवेट करने से। ठीक है, अगर आप कमेंट अच्छा करते तो अच्छा लगता ही लगता है। अगर आपको बुरा लग रहा तो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए वैल्यूबल है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF वगैरह लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट कोई भी चीज़ आपको पता चल सके थ्रू दी ऑल नोटिफिकेशन बेल। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।